सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं मई से शुरू होने जा रही है और इस बार कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से परीक्षा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे और सीबीएसई का पैटर्न उसमें और साथ ही परीक्षा के आयोजन में भी हमें कई बदलाव देखने को मिले। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीबीएसई देहरादून के रीजनल ऑफिसर श्री रणवीर सिंह जी। तो आइए जानते हैं इन्हीं से इन सवालों से जुड़े कुछ खास जवाब। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल कलम किताब में। आज हम आपके साथ मौजूद हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो किस तरह से नए पैटर्न के साथ नया बदलाव ला रही हैं और कब से शुरू होने जा रही हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कलम किताब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से होंगी और चूंकि आपने खुद ही अभी कोविड का जिक्र किया है तो मैं इस कोविड की उस दहशत भरी उस सारी पूरे साल भर की जो एक मनुष्य का हम सब का जो जीवन साल भर तक परेशानी में रहा उससे थोड़ा सा निजात की तरफ लेके जाऊंगा कि 4 मई से जो परीक्षाएं हैं अभी बच्चों के पास भी बहुत समय है। पेरेंट्स से और टीचर्स से सभी से हमारी पहले से भी अपील है कि अब बच्चों के साथ जुड़े और बच्चों को बहुत बढ़िया से पेपर के लिए तैयार करें। हमारे टीचर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया, सभी प्रिंसिपल्स ने बहुत अच्छा काम किया और जिनके पास जो भी संसाधन थे उन संसाधनों को पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जितने सीबीएसई के हमारे स्कूल्स हैं उसमें किसी ना किसी तरह से बच्चे तक कनेक्टिविटी बनाई और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सारे टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे प्रिंसिपल्स को, सारे स्कूल्स को, पूरे सिस्टम को कि बच्चों को उस परेशानी जो कोविड की परेशानी थी उसके दौरान भी बच्चों को किताब से कलम से दूर नहीं रखा, कलम किताब से जोड़े रखा। इस बार सिलेबस में क्या कुछ खास चेंजेस देखने को मिलेंगे कोविड के दौरान? पिछले बार भी बोर्ड ने जो चूँकि 2020 की जो परीक्षाएं हुई है उसमें सीबीएसई की तरफ से जब कोरोना में लॉकडाउन की बात आई और लॉकडाउन लागू हो गया और कुछ परीक्षाएं छूट गई तो उसमें असेसमेंट स्कीम भी लेके आए। उसी के तहत बच्चों के रिजल्ट सारे बहुत अच्छे से निकले और जो 1-2 सब्जेक्ट में असेसमेंट स्कीम लागू हुई है उसमें फिर बच्चों को चॉइस दी गई कि कंपार्टमेंट एग्जाम में जो अक्टूबर में हुआ उसमें भी वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस असेसमेंट स्कीम से तो बच्चों को बहुत लाभ हुआ, उससे बच्चे रिलैक्स रहे, बच्चों को परेशानियां नहीं रही और सीबीएसई के पूरे इंतजाम है कि बच्चों को किसी ना किसी तरह से अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे उनके आत्मविश्वास से जुड़ी हो, चाहे उनके जीवन की प्रगति से जुड़ी हो। तो उसी के संदर्भ में इस बार 30% से 35% जो कोर्स कम किया गया है, 30% जो कोर्स कम किया गया है उसका फ़ायदा बच्चों को इस बात का मिला कि जो बर्डन बच्चे महसूस करते थे तो वो जो परेशानियां पीछे रही हो उससे थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। दूसरा, एक सिंगल वर्ड आंसर के जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर की बात करेंगे तो वो बच्चों के लिए हर विषय में शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्ट पहले से सीबीएसई ने लागू कर रखा है और प्रैक्टिकल्स भी अब शुरू हो जाएंगे मार्च में संभवतः। तो सीबीएसई की पूरी तैयारियां हैं और सीबीएसई मोस्ट चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड है। ये पूरा भारत के 25,000 स्कूल्स सीबीएसई के पास है जिसमें कि 28 कंट्री में 12 भी हैं और माननीय मंत्री जी जो कि उत्तराखंड से ही हैं, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, और बहुत ही अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और सीबीएसई के माध्यम को वो बहुत मजबूती से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सीबीएसई के सारे सिस्टम को, क्रियाकलापों को। सीबीएसई चूंकि सारे सर्वांगीण विकास की बात करता है, सारे जहां में सर्वांगीण विकास की बात करता है बच्चे की। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चों को फेल ना करने की ऐसी कुछ हमें सुनाई पड़ा था, तो इसका आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली क्या है कि फेल नहीं करना क्या बाहर आता है, मैं उसको नहीं आपको कोई चर्चा करूंगा उस पर। फेल करना, फेल होना, परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करना और उसका बेहतर रिजल्ट प्रदर्शित होना बच्चे की अपनी मेहनत पे और सारे सब कुछ उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है। 10वीं के जो रिजल्ट में चूंकि स्किल एजुकेशन को सरकार बढ़ावा दे रही है और स्किल एजुकेशन के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको अब हर स्कूल के पास स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हर स्कूल के पास है
और संभवतः बहुत सारे बच्चों ने स्किल एजुकेशन में अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी हुई है। तो जो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट और जो मेन सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस है या साइंस है, तो इन सब को जो है वो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट में अगर वो पास है और उन सब्जेक्ट्स में बाय द वे किसी वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाया, ठीक उत्तीर्ण नहीं हो पाता, उसको रिप्लेस करेगा वो सब्जेक्ट और फिर उसका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाएगा। तो इट मीन्स कि बच्चा जो है आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा सा उत्साहित हो जाएगा और उसको फर्दर चांस दिए जाएंगे कंपार्टमेंट में कि उसको अपनी किसी भी आगे की तैयारी के लिए किसी जगह ऐसा ना लगे कि मेरी ये मैथ छूट गई थी या सोशल साइंस छूट गई थी या इकोनॉमिक्स का फलानी चीज़ छूट गई थी। तो इस तरह से जो है वो उसको आगे कंपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। तो इसलिए ये ठीक है कि सभी संभवतः पास ही उत्तीर्ण होने चाहिए। जी सर, हमारी भी यही कामना है। और साथ में ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें टीचर्स की क्या भागीदारी रहने वाली है? सीबीएसई ने एक तो हमारा चूँकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है, दहशत से हम बाहर हैं अभी, अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं किसी को भी कि ऐसी कोई वैक्सीन आ चुकी है हिंदुस्तान में और बहुत बढ़िया से कारगर रूप से सरकार ने सारी व्यवस्था भी करी है। हमारी व्यवस्था है कि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा या जो हम बनाएंगे वो एक तो बच्चों के नज़दीक में हो और हर एक विद्यालय में कम से कम बच्चे हों, जिसकी वजह से बाहर कोई उनके पेरेंट्स की ज़्यादा भीड़ ना हो और बच्चों को आवागमन के लिए, आने और जाने के लिए, एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए और बाहर जाने के लिए जो जितने उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वो सब खुले रहेंगे, उसमें सारे बंदोबस्त रहेंगे। और तीसरी बात होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो पालन है, जो उसके मानक है, जो सरकार ने, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए उसका पालन किया जाएगा। तो 12 बच्चे एक कमरे में बैठाए जाएंगे और टीचर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे सारे टीचर्स ने कल पूरे भारत में सीटीटी की परीक्षा भी कराई है, अभी भी आगे के लिए पूरी तैयारी है, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले रहे हैं, ऑनलाइन सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई बच्चा कनेक्शन में नहीं आ पाता, नज़दीकी में नहीं आ पाता, कनेक्टिविटी से दूर है, उसको वो किसी ना किसी तरह मटेरियल पहुंचाते हैं ईमेल के माध्यम से या किसी और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमारा कोई बच्चा, पूरे सिस्टम में कोई बच्चा अछूता नहीं है पढ़ाई से, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी जगह पर पढ़ रहा हो। सरकारी स्कूल भी, उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल है वो भी सीबीएसई से जुड़ने वाले हैं, तो इस सब बदलाव को लेके हमारे उत्तराखंड के बच्चे किस तरह से लाभान्वित रहने वाले हैं उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। पूरे देश भर में, चूँकि हमारे पास 25,000 स्कूल हैं सीबीएसई के पास और 28 कंट्री में हमारे बाहर स्कूल हैं और पूरे देश भर में, दिल्ली में पूरी तरह से सीबीएसई है, नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्यों में सीबीएसई है, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम सीबीएसई है, चंडीगढ़ में, यूटी में बहुत सारी जगह सीबीएसई है। मेरा उत्तराखंड में चूँकि हमारे पास अभी 650 स्कूल हैं, मेरा ये मानना है कि जो इन्होंने अभी अटल आदर्श विद्यालयों का 180 या 85 स्कूल्स का एफिलिएशन की बात करी है और वो सीबीएसई को एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि सब इनका एफिलिएशन हम सीबीएसई से चाहते हैं। ऑलरेडी राजीव गांधी विद्यालय चल रहे हैं, एकलव्या चल रहे हैं। तो ये सब जब व्यवस्था एक राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर चलेगी और एक एनसीईआरटी के तहत सीबीएसई चूंकि अब राष्ट्रीय बोर्ड की भूमिका में है, तो उत्तराखंड के बच्चों को निश्चित फायदा होगा। इसका फायदा 2 तरह से होगा। एक तो जो गांव में जो हमारा इंटर कॉलेज है उसको सीबीएसई से अगर जोड़ती है उत्तराखंड सरकार और उसमें हमारे सीबीएसई के सारे सिस्टम को लागू किया जाएगा, तो उसको शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। वो सबसे पहले 12वीं तक की अपनी पढ़ाई लिखाई अपने माँ बाप के साथ रह के अपने उस गांव के सीमित संसाधनों में पूरी करेगा। और जब पेरेंट्स के साथ रहता है तो हम एक उस हवा के उस झोंके के साथ नहीं बहें जो कि एक दिखाई देता है आउटर वर्ल्ड में कि किसने क्या अपलोड किया फेसबुक में, कौन क्या दिखा रहा है। मेरा मानना यह कि जब माँ बाप के साथ रहेगा तो उसकी उस तरह से बौद्धिक और मानसिक जो विकास की बात करेंगे उसके साथ साथ उसके संस्कार और चारित्रिक विकास भी होगा। केंद्र सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रही है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 में शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1986 में, उसके बाद स्लाइटली थोड़ा सा बदलाव लेके आई 1992 में। तो हम उसको नहीं मानते। हम 1986 के बाद
2020 की जो शिक्षा नीति आई 34 साल बाद, शायद ही, मैं मान के चलता हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना मैंने भी उसका अध्ययन किया है, शायद ही ये इस तरह का दस्तावेज विद्यालयी शिक्षा और शिक्षा के हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, शिक्षा के पूरे परिदृश्य में आज तक किसी सरकार द्वारा जनमानस की भलाई के लिए, हमारे हिंदुस्तान की उन्नति के लिए लाया हो। इस शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें समझना होगा, बहुत बारीकी से इसमें ध्यान देना होगा, और इसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए मैं भी चूंकि एक सीबीएसई के रीजनल हेड के नाते यहाँ पे देहरादून की बात करूँगा, तो मेरा भी प्रयास है कि मैं जन जन तक इस शिक्षा नीति को पहुँचाने की बात करूँ। सरकार का प्रयास है, हमारे पूरे सीबीएसई को दायित्व दिया, तमाम केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको ये कहा गया है कि आप इसको मैक्सिमम ग्रास रूट लेवल पर लेके जाइए, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए। और इसमें समझने की बहुत इतनी अच्छी बातें हैं, लोक विद्या, लोक भाषा, लोक संस्कृति, ये सब का समावेश। और जो 10+2 का जो विद्यालय शिक्षा का फॉर्मूला था वो 5+3+3+4 में चला गया। और हम लोग पहले एलकेजी, यूकेजी और ये सब को एक छोटे छोटे विद्यालयों में पढ़ाते थे अपने बच्चों को। अब सब एक रिकॉग्नाइज सिस्टम के तहत जो 3 साल का बच्चा वो स्कूल में जाएगा, क्योंकि 3 साल से 10 साल के बच्चे का जितना, जो 3 साल से 10 साल की उम्र में जितना बौद्धिक विकास किसी भी प्राणी का, कि मनुष्य का जो होता है, मेल फीमेल जो भी हो, बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है उतना विकास फिर बाद में नहीं होता। इसलिए इस सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए और निचले स्तर से मजबूत बनाने के लिए 5+3+3+4 का फॉर्मूला जो लाया 10+2 के अगेंस्ट में, वो बहुत ही कारगर है, बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ जो लोक विद्या की बात करते हैं, लोक विद्या, लोक संस्कृति, लोक जो अब आर्टिजन्स हैं, स्थानीय जो लोग काम कर रहे हैं, उनको विद्यालयों में बुलाया जाएगा। हम मान के चलते हैं कि कोई एक छोटा सा कोई बेम्बू की कंडी बनाने वाला व्यक्ति है, अब वो अपनी कला को एक छोटे से जगह पे प्रदर्शित करता है, बिक गया, नहीं बिका, सामान बेचारेगा, फिर वो रोजी रोटी के लिए परेशान हो। जब हम उसको विद्यालयों में लेके आएंगे, हो सकता है हमारे विद्यालय से कोई और एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति निकल के आए, उस बच्चे के अंदर एक वो जुनून निकल के आए और उसी चीज़ को वो दिल्ली में जाके प्रदर्शित करे। और आप देखेंगे भी कि कई बार जनपद पे और दिल्ली में बहुत सारी प्रदर्शनियों में आपको बहुत सारी गाँव की चीज़ें मिलती हैं और उसको एक बहुत सस्ते दरों पे लेके जाते हैं लोग और वहाँ महंगे दरों पे बेचते हैं। तो जो असली जो कारीगर है, जो बुनकर है, जो बनाने वाला है, जो असली बेसिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो काम करने वाले व्यक्ति, उसको उतना लाभ नहीं मिलता। तो जब इसको इस शिक्षा नीति में समावेशित कर दिया गया है तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारी लोक संस्कृति बढ़ेगी, हमारी लोक कला बढ़ेगी। लोक भाषा की बात कर रहे हैं, चूँकि जब हम कोई भी बात करते हैं तो उसके थॉट्स पहले हम अपनी भाषा में क्रिएट करते हैं, फिर उसको दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तब वो दूसरे के पास प्रेजेंट होती है। जब हमारी लोक भाषा मजबूत नहीं है तो मेरे वो थॉट्स कहाँ से क्रिएट होंगे? मैं किसी भी बच्चे को, गांव के किसी बच्चे को इंग्लिश स्कूल में भर्ती कर देता हूँ, उसको मतलब ही पता नहीं, क्योंकि उसको लोक भाषा के अलावा कुछ आता नहीं है। तो उसके ऊपर एक वजन रहेगा, उससे फिर वो डरेगा, बाहर भागेगा। तो जब भागेगा तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा, तो वो एक शिक्षा के उस व्यवस्था से डरेगा, तो वो फिर अंततः खिन्न होके या तो छोड़ देगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा मशक्कत उसके पेरेंट्स को उसके साथ करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो मेरा इसमें ये मानना है कि जब हम लोक भाषा की बात करते हैं तो लोक भाषा में यही आ जाता है कि पहले जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी जननी ने सिखाया है, जो उसकी घर में जो बोली जाती है, उसको समझने के लिए हमें उसको तैयार करना होगा। फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे और फिर उसको बाकी भाषाओं में भी उसको मजबूत करेंगे। ऐसे ही लोक विद्या का है, ऐसे ही हम सारी चीज़ों को अगर लेते हैं, उत्तराखंड की बात करता हूँ, इस देवभूमि में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारे लोग जो जड़ी बूटियों का पे काम करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है आगे। उनसे बड़े बड़े लोग सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो उनको, वो लोग जब एक स्कूल के प्लेटफॉर्म में आएंगे और बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उनके बारे में जानकारी रखेंगे। जब वो बच्चा कहीं निकलेगा और जाएगा तो बताएगा कि फलानी जगह पे वो व्यक्ति था और उसको वो ये काम करता था, मैं उसको ढूंढता हूँ। तो अब जानते हैं कि स्कूलों के उत्थान के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 2016 से यहाँ पर हूँ और 18 साल से सीबीएसई में हूँ।
मुझे नहीं था पता जब मैं सीबीएसई में आया कि सीबीएसई है क्या, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की व्यवस्था से पाठ से पढ़ के आया हूँ। ए एप्पल की जानकारी, ए की जानकारी मुझे क्लास 6 में मिली। आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूँ कि देहरादून जोन हमारा जो 16 रीजन है पूरे सीबीएसई के, उसमें देहरादून जोन बहुत बेहतर काम कर रहा है। वो इसलिए नहीं कि जो मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ कि मैं करा रहा हूँ, नहीं, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स इस सारी पहाड़ी व्यवस्था के बाद भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने जो सीमित संसाधन हैं, जितने हमारे स्कूल्स हैं, उन सब के अलावा हमारे उनसे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। मेरे इस ऑफिस की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। हर एक की कॉल्स को अटेंड किया जाता है, हर एक विजिटर्स को अटेंड किया जाता है, हर एक की समस्याओं को अटेंड किया जाता है और तुरंत निदान किया जाता है। मैं अपनी तरफ से भी ये मान के चलता हूँ कि पिछले 3 साल से 2018, 2019 और 2020 में हमने रिजल्ट एनालिसिस किया। हमने विद्यालयों को बताया कि आप इस स्टेज पे हो। हमने 3 तरह की श्रेणी, 4 तरह की श्रेणियों में उसका एनालिसिस किया। हमने जिन स्कूलों में अच्छा काम हुआ उसको अप्रिसिएशन दिया। जिन हेड एग्जामिनर्स ने, जिन मुख्य परीक्षकों ने बहुत बेहतरीन काम किया, उनको हमने प्रमाण पत्र दिए अप्रिसिएशन के। हमने विद्यालयों को बताया कि सब आपका स्कूल अगर अच्छा रिजल्ट 90+ रिजल्ट है तो हमने A1 सर्टिफिकेट, A1 ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया, A+ का सर्टिफिकेट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। जब हम किसी को भी काम करते के दौरान किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित है उसका रिजल्ट निकलेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने मेरे पिताजी जो कि गाँव के मूल विचारधारा से रहे हैं और मैं खुद ग्रामीण व्यवस्था से, आज भी ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हूँ, अपने परिवार से जुड़ा हूँ, इस देवभूमि से जुड़ा हूँ और धन्यवाद भी अदा करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने साथियों का और सब माँ बाप का भी और गुरुजनों का भी कि मैं उस गांव से पढ़ के और यहाँ तक हूँ। चौथा डिपार्टमेंट है। सीबीएसई में आने से पहले कभी आभास भी नहीं था कि हम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में, स्कूल चलाने वाले टीचर्स के बीच में, प्रिंसिपल्स के बीच में काम करेंगे, परंतु सौभाग्य है, ये उत्तराखंड देवभूमि का आशीर्वाद है। तो मैं अभी पिछले 1.5 साल पहले मैंने अपने पिताजी की मेमोरी में एक समिति बनाई, जयराम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति। अभी 1 साल में लगभग हमने उसमें, मैंने अपने ब्रदर को और अपनी वाइफ को उसमें जोड़ा है, कुछ अपने दोस्तों को जोड़ा है, उसमें हमने काम किया है और उसमें हमने इंटर कॉलेज में फर्नीचर दिलवाना, अपने गांव में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जो कि बालिकाओं का विद्यालय है, क्लास 10वीं तक का, उसमें वहाँ बैठने तक की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ फर्नीचर दिलवाया, वहाँ दरियाँ दिलवाई, बच्चियों को ड्रेसें दिलवाई, बैग दिलवाया और तमाम जो स्टेशनरी आइटम भी दिलवाया। अभी मैंने 26 तारीख को अपने गांव में, अपने ही गांव में कोरबा इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें एक बहुत बढ़िया सी लाइब्रेरी, बहुत मजबूत लाइब्रेरी स्थापित करवाई है और उसमें कंपटीशन की किताबें भी हैं, कोर्स की किताबें भी हैं और कभी भी कोई स्कूल में जाके उस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। तो जब हम सारी चीज़ें उस समाज को दे रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे समाज है और जहाँ पे उस समाज की ज़रूरत है, तो उसको फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भागेगा तब जब मजबूत होगा। हम छोटे से एक बच्चे को, जो 3 साल के बच्चों को बोलेंगे दौड़ लो, या 2 साल के बच्चों को उसको छोड़ देंगे बिना सहारे का, कैसे दौड़ेगा? जब इंटरमीडिएट कर लेता है बच्चा तो उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो इंटरमीडिएट तक अगर वो घर पे उसको सारी सुविधाएं मिल रही है तो उससे अच्छी बात क्या है। तो इसीलिए मैं उत्तराखंड सरकार के इन विद्यालयों की भी पहल की जो सीबीएसई से जोड़ने की आई, इसका स्वागत करता हूं और इस तरह से और आगे भी अगर जुड़ते हैं तो उसका और बेहतर तरीके से स्वागत करेंगे और बहुत जल्दी सहयोग भी करेंगे। हमारे पास राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अभी 20 की सीट्स भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नवोदय विद्यालय जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसमें व्यवस्था है। क्लास 6 में वहाँ एडमिशन से आते हैं बच्चे, तो 9th में व्यवस्था है जो वैकेंट रह जाती है और 11th में व्यवस्था है। मैंने सरकार से भी रिक्वेस्ट किया कि सरकार से एक आध मीटिंग में माननीय मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी के साथ भी बात हुई और सचिव शिक्षा भी थे, उनसे भी कहा है कि सब बीच में इनके प्रावधान रखे जाएं, क्योंकि हम सारी तनख्वाहें दे रहे हैं, सारे सिस्टम में खर्च कर रहे हैं और बच्चे हैं नहीं, तो कैसे हो फिर? तो वो बच्चों का कोई ना कोई, हमारा गरीब परिवार से या कोई ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा, उसको नुकसान हो रहा है उस, जबकि वो आ जाता है, कोई 8वीं में आ जाता है, 6ठी से 8वीं तक में बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फिर 9th में छोड़ के चले जाते हैं। अब किन कारणों से छोड़ के जाते हैं वो बात अलग है, परंतु वो वैकेंसी तो पूरी फिल हो। तो इसलिए जो है प्रयास है, कोशिश है और उस कोशिश में कलम किताब का भी बहुत धन्यवाद, आभार और कलम किताब की प्रगति के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस तरह की मुहिम अगर लोग चलाते हैं शिक्षा के लिए
तो शिक्षा ही मूल मंत्र है विकास का। मनुष्य को जन्म मिला है, हर व्यक्ति को जन्म मिला है, परंतु उस जन्म को श्रेष्ठ बनाना केवल शिक्षा ही श्रेष्ठ बना सकती है। और कुछ भी धन दौलत हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता। पूत कपूत क्यों न धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सीधी सी बात है, अगर हम शिक्षित बना देंगे समाज के हर उस प्राणी को, हर उस व्यवस्था के छोटे बड़े अगड़े पिछड़े व्यक्ति को, तो निश्चित है सफलता मिलेगी।